हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस हेल्प डेस्क। मैं हूं ये खान और आज हम देखने जा रहे हैं करंट अफेयर का टॉपिक वन नेशन वन इलेक्शन। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी साइमल्टेनियस इलेक्शन को अप्रूव कर दिया है, यानी क्लियर कर दिया है। और ये हुआ है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के रिकमेंडेशन पे। फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने ये रिकमेंड किया है कि अंडर वन नेशन वन इलेक्शन लोकसभा और असेंबली के जो इलेक्शन है उनको सिंक्रोनाइज किया जाए और साथ में इन सिंक्रोनाइज करने के बाद विद इन 100 डेज 100 दिन के अंदर में जो लोकल बॉडीज हैं जैसे पंचायत राज और जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके इलेक्शन को भी सिंक्रोनाइज कर दिया जाए लोकसभा और असेंबली के साथ, यानी 100 दिन के बाद इनको भी सिंक्रोनाइज करने का प्रोविजन उन्होंने दिया है। अब हम देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी 1E का क्या मीनिंग है। वन नेशन वन इलेक्शन एक प्रपोजल है जो कहता है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन है उनको सिंक्रोनाइज किया जाए। और ये कंसेप्ट को इसलिए प्रपोज किया गया ताकि जो इलेक्शन प्रोसेस है वो स्मूथ हो, स्ट्रीमलाइन हो। जितने भी कॉस्ट लगते हैं, यानी अलग अलग इलेक्शन, कभी छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हो रहा है, कभी एमपी में हो रहा है, कभी राजस्थान में हो रहा है, सबको एक साथ अगर कर दिया जाए तो कॉस्ट कम होगा और लागत कम लगेगा, इलेक्शन के जो खर्चे हैं उसमें कम लगेगा और गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म जो उनके गोल्स हैं उन पे फोकस कर पाएगी। बार बार जो इलेक्शन कैंपेन होते हैं और इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स होते हैं उसको रिड्यूस किया जा सकता है। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इफिशिएंट है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, इसलिए इसका डिबेट है कि ये किस तरीके से फिजिबल होगा फेडरलिज्म में। अब आइए ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन का। जब इंडिया आज़ाद हुई थी 1947 में, उसके बाद जो इलेक्शन हुए थे वो साइमल्टेनियस इलेक्शन ही हुए थे, यानी वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया कंसेप्ट नहीं है। लोकसभा और स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन है वो साइमल्टेनियसली हुआ था 1951-52 में और ये चलता रहा नेक्स्ट 3 जनरल इलेक्शन तक, यानी नेक्स्ट 3 जनरल इलेक्शन तक साइमल्टेनियस इलेक्शन ही था इंडिया में। लेकिन 1967 के बाद ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है उसका सिस्टम डिसरप्ट हुआ, क्योंकि कई जो स्टेट असेंबलीज थे वो प्रीमैच्योरली वो डिसॉल्व हो गए और 1971 के बाद फर्दर डिसरप्शन हुआ। उसके बाद जो लोकसभा का जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, और स्टेट का जो इलेक्शन है वो अलग अलग होने लगा। वन नेशन वन इलेक्शन का जो जरूरत है अभी बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है, इसलिए कि जो इलेक्शन कमीशन है उनका फाइनेंशियल बर्डन दिन पे दिन इंक्रीज हो रहा है और इसके वजह से बहुत सारे जो गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। ये जो ज़रूरत है वो 1990s के बाद महसूस किया गया वन नेशन वन इलेक्शन का। अब देखेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के क्या बेनिफिट हैं। आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। पहला है कॉस्ट इफिशिएंसी। कॉस्ट इफिशिएंसी में इलेक्शन के जो एक्सपेंसेस हैं वो कम किए जा सकते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक, सिक्योरिटी, पर्सनल के जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उसको कम किया जा सकता है सेंट्रलाइज करके सिस्टम को, इलेक्शन प्रोसेस को सेंट्रलाइज करके। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी को भी मैनेज किया जा सकता है, यानी बहुत सारे जो मैन पावर को डिप्लॉय किए जाते हैं अलग अलग टाइम में, अलग अलग जगह में, उसको इफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है और उसको एक साथ डिप्लॉय किया जा सकता है जितने भी मैन पावर है। वन नेशन वन इलेक्शन का सेकंड बेनिफिट है कि जो डिसरप्शन है गवर्नेंस का उसको कम किया जा सकता है बहुत हद तक। यानी कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाए जाते हैं हर एक इलेक्शन से पहले, वो इलेक्शन कमीशन इसलिए लाती है ताकि कोई गवर्नमेंट नया पॉलिसी ना ला पाए, कोई नया डिसीजन ना ला पाए, ताकि इसके वजह से वोटर्स इन्फ्लुएंस हो और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उस पर कहीं ना कहीं नुकसान होगा, उसको रोकने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाती है। बार बार इलेक्शन होगा, स्टेट का अलग होगा, सेंटर का अलग होगा, तो इसके वजह से क्या होगा, बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेंगे और गवर्नेंस डिसरप्ट होगा, यानी कि गवर्नमेंट कोई वेलफेयर रिलेटेड जो स्टेप्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, ज़्यादा नहीं ले पाएंगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन से ये प्रोसेस स्मूथ होगा। फ्रीक्वेंट जो इलेक्शन है, फ्रीक्वेंट जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उस पर लगाम लगेगा, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगेगा और इफिशिएंट गवर्नेंस की तरफ जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मूव करेंगे और लगातार उनका कंटिन्यूटी रहेगा पॉलिसीज डिसीजंस लेने में। अब आइए कुछ और बेनिफिट देखते हैं।
जिसमें से पहला है इम्प्रूव पॉलिसी मेकिंग। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं कई बार हेजिटेट करते हैं कोई बोल्ड या स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने में पब्लिक वेलफेयर के हिसाब से, लेकिन जब इलेक्शन एक साथ होगी, साइमल्टेनियसली होगी, तो लॉन्ग टर्म उनका विजन होगा और वो डिसीजन आराम से ले पाएंगे। सेकेंड है वोटर कन्वीनियंस। वोटर्स को बार बार परेशानी उठानी पड़ता है। अभी जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें मई जून के महीने में उनको वोट देने जाना पड़ा, लाइन में खड़ा होना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत सारे जो वोटर्स है वो उन्होंने वोट दिया ही नहीं। वोटर टर्न आउट बहुत कम था। वन नेशन वन इलेक्शन अगर आया तो उनके लिए बहुत इफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है कि वो स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट का जो इलेक्शन है उसको वो इजीली और इफिशिएंटली दे पाए वोट। अगला है स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। वन नेशन वन इलेक्शन अगर आएगा तो डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने में हेल्प मिलेगा, क्योंकि जब इलेक्शन होता है स्टेट का अलग होता है, सेंटर का अलग होता है, तो उनके मुद्दे अलग अलग होते हैं, उनके इश्यूज अलग अलग होते हैं। तो वो इशू ब्रॉड विजन को देखकर लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन आया तो वो लोकल इश्यूज को भी अपने ध्यान में रखेंगे और जो सेंट्रल जो नेशनल जो इश्यूज हैं उसको भी ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रखते हुए वोट देंगे। इसके वजह से क्या होगा कि जो हमारा डेमोक्रेसी है वो और स्ट्रांग होगा। अब आइए चैलेंजेस देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आया तो उसके क्या चैलेंजेस होंगे। सबसे पहला चैलेंज होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल हर्डल आएंगे, जिसमें से जो लीगल हर्डल होंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल होंगे वो ये है कि जो आर्टिकल 83 सबसेक्शन 2 और आर्टिकल 172 सबसेक्शन 1 को अमेंड करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसमें भी मॉडिफिकेशन करने होंगे। अभी फिलहाल यह है कि लोकसभा और जो स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन है अंडर आर्टिकल जो 2 आर्टिकल हैं 83 सबसेक्शन 2 आर्टिकल 172 सबसेक्शन 1 के तहत इनका एक फिक्स टर्म है, लेकिन जब साइमल्टेनियस इलेक्शन आएगा तो किस तरीके से वो मॉडिफाई करेंगे, ये एक चैलेंज है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है अर्ली डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली। एक बार वन नेशन वन इलेक्शन आ गया, ये पहले भी आया था 1952 में, आज़ादी के बाद लगातार 3 जनरल इलेक्शन तक चला था, लेकिन बाद में डिसरप्शन हो गए थे, जिसके वजह से जो असेंबली है वो पहले ही प्रीमेच्योरली भंग हो गए थे, डिसॉल्व हो गए थे, फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। क्या होगा कि अभी अगर हम ले आए और बीच में असेंबली भंग हो गया, डिसरप्ट हो गया, डिसॉल्व हो गया, तो उस केस में क्या प्रोविजन होंगे, किस तरीके से इसको डील करेंगे, एक चैलेंज है। इसके लिए नए मैकेनिज्म लाने की जरूरत है। चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म में सबसे जो दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो है कि जो स्टेट का ऑटोनॉमी है वो कॉम्प्रोमाइज होगा। जो फेडरल जो स्ट्रक्चर है इंडिया का वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन होगा। वो इसलिए होगा कि जो सेंटर के जो इश्यूज हैं वो नेशनल इंपॉर्टेंस के इशू होते हैं, जो स्टेट के जो इश्यूज होते हैं वो रीजनल लेवल के होते हैं। सेंटर में जैसे पाकिस्तान, चाइना एक ब्रॉडर एक इशू होता है, जो स्टेट के इशू होते हैं उनका अपना इशू होते हैं, जैसे वाटर का इशू, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, फार्मर्स के इशू होते हैं। लेकिन जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो स्टेट का ऑटोनॉमी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज इसलिए होगा क्योंकि जो वोटर्स हैं उनके माइंड में नेशनल इंपॉर्टेंस सबसे पहले रहेगा और बाकी जो रीजनल जो कंटेक्स्ट है वो बाद में रहेगा। इसके वजह से जो स्टेट हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज होगा। अगला है डोमिनेंस ऑफ नेशनल पार्टीज। बहुत सारे नेशनल पार्टीज हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, लेकिन साथ में रीजनल पार्टीज भी हैं, जो डीएमके है, एआईडीएमके है, टीएमसी है और बाकी बहुत सारे रीजनल पार्टीज हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो जो नेशनल पार्टीज हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा और जो रीजनल पार्टीज हैं वो उनका जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा और ये नुकसान पहुंचाएगा जो इंडिया का जो पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुंचाएगा। जो इंडिया का जो रीजनल पार्टीज हैं उसको ये वीकन करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जो वोटर्स हैं वो नेशनल इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे। अगला चैलेंज है लॉजिस्टिकल चैलेंज। इतनी बड़ी कंट्री और एक साथ इलेक्शन कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक मोनूमेंटल लॉजिस्टिकल चैलेंज है। इसमें बहुत मैसिव स्केल पे वोटिंग मशीन्स की जरूरत पड़ेंगे, सिक्योरिटी पर्सनल की जरूरत पड़ेंगे और बाकी बहुत सारे जो सर्विसेज है
उसका जरूरत पड़ेगा और एक साथ जरूरत पड़ेगा। एक चैलेंज रहेगा लॉजिस्टिकल चैलेंज। अगला चैलेंज है पोटेंशियल ओवरलोड, यानी जो इलेक्शन कमीशन है उनका बहुत ज़्यादा ओवरलोड रहेगा। क्योंकि ओवरलोड इसलिए रहेगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो इफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होगा इलेक्शन कमीशन का। इसमें उनको डेडलाइंस को मीट करने होंगे, साथ में जो एक्यूरेट रिजल्ट है वो देने होंगे, फेयर वोटिंग को उनको इंश्योर करना होगा कि वोटिंग फेयर हो। तो ये कई चीज़ें उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है साइमल्टेनियस इलेक्शन में। अब आइए कुछ ऑल्टरनेटिव देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन का। एक साथ पूरा इलेक्शन ना कराकर ऐसा प्रोविजन लाया जा सकता है कि कुछ स्टेट को जनरल इलेक्शन के साथ उनको अलाइन कर दिया जाए ताकि उनका जनरल इलेक्शन के साथ उनका भी इलेक्शन हो सके। दूसरा है कि जो फिक्स टर्म का इशू है कि अगर स्टेट डिसॉल्व हो गया बीच में तो कैसे हम साइमल्टेनियस इलेक्शन को सक्सेस करा पाएंगे। तो इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि अगर स्टेट बीच में डिसॉल्व हो जाती है तो उसके जगह पे केयर टेकर गवर्नमेंट होना चाहिए जो फिक्स टर्म तक वो गवर्नमेंट को चलाती रहे। उसके बाद फिर साथ में जब जनरल इलेक्शन हो उसके साथ उनका इलेक्शन भी करवा दिया जाए। तो हम देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो एक वेलकम डिसीजन है, क्योंकि इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कॉस्ट रिडक्शन होता है, इससे इफिशिएंट गवर्नेंस सिस्टम क्रिएट होता है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं साथ में। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है, इसके फेडरल चैलेंज है। तो इन सब चैलेंज को डील करने के लिए एक डिस्कशन डिलिब्रेशन की जरूरत है और कंसेंसस बेस पे डिसीजन लेने की जरूरत है, जिससे इफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जा सके। होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। यहाँ पे हम वन नेशन वन इलेक्शन करंट अफेयर टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।